हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम राम शरण शर्मा की बुक शुरू कर रहे हैं आज, जिसका पहला जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से, कई रीज़न से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संस्कृतियों का विकास कैसे किया होगा, कहाँ किया होगा, किस प्रकार किया होगा, कृषि की शुरुआत कैसे की होगी, संग्रह करने की प्रवृत्ति को किस तरह से विकसित किया होगा और जीवन यापन को अपना सुरक्षित किया होगा, व्यवस्थित। क्योंकि अगर कृषि की शुरुआत की होगी उन्होंने, तो वो वहाँ रहने लगे होंगे, उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो गया होगा। वो अब घूम घूम के, जो उस वक्त होता था कि चरवाहे जब होते थे, मतलब क्या बोले, पशुपालन, जब पशुपालक थे वो तो एक जगह पे वो रहते नहीं थे, कुछ कुछ टाइम पे वो अपना जगह बदलते रहते थे। तो व्यवस्थित जो सुरक्षित व्यवस्थित जो भी हुआ, ये जो आवास होगा, तो वो कृषि के शुरुआत के बाद ही हो पाया होगा। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है, इसीलिए हमारे लिए प्राचीन भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया होगा, जैसे प्राकृतिक संसाधन में तांबे, लोहा के बारे में, कांसे के बारे में, तो किस तरह से उन लोगों ने पता लगाया होगा इसके बारे में, और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का किस तरह से, मतलब उनको अपने लाइफ में किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। यही जो चीज़ है वो प्राचीन भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण बनाती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय, यानी जो जगह हुआ जहाँ वो रह रहे होंगे, और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया होगा। मतलब उन्होंने भोजन कैसे, पहले तो वो लोग शायद नहीं, वो लोग पहले शाकाहारी नहीं थे, वो लोग मांसाहारी थे। फिर बाद में उन्होंने, जब कृषि की शुरुआत हुई, तो लोगों ने साग सब्जी खाना शुरू किया और स्थायी जीवन बिताना भी शुरू कर दिया। उन्होंने यातायात के साधनों का इंतजाम किया, पहिया बनाया होगा, उसके बाद यातायात के साधनों का इंतजाम हुआ होगा। खेती, बुनाई, कताई, धातु का निर्माण आदि की शुरुआत कैसे की, वनों को काटकर गांव बनाए, क्योंकि उस वक्त सारा जो एरिया था, क्षेत्र था, वो वनों का ही होगा। तो वन को काट के गांव को बसाया होगा। फिर गांव से शहर बना, तो हर शहर के पीछे गांव होता ही है। तो गांव बना, गांव से फिर शहर बना, और अंततः साम्राज्यों की स्थापना की गई होगी। पहले क्या बना होगा, वनों को काट के सबसे पहला जो बेसिक चीज है वो बना होगा गांव। फिर गांव से डेवलप किया होगा, विकसित हुआ होगा वो जगह, तो वो बन गया होगा शहर, और फिर लास्ट में साम्राज्य की स्थापना हुई होगी। लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वे लिखने के कौशल को ना जाने। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में भी लेखन की प्रवृत्ति थी, मतलब लिखना तो लोग जानते थे, लेकिन हम लोग उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए। लेकिन वो तब भी वो लोग सभी माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि उनका जो लिपि था वो चित्रात्मक लिपि था। इसीलिए हम लोग बहुत, मतलब पहले ही ऐसा है, सबसे पुराना है हड़प्पा, और उसे हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। पहला जो पढ़े थे हम लोग, तो वो अशोका का था। अशोक का हम लोग अभिलेख पढ़ चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि सब नहीं माने, मतलब अगर लिखने का कला नहीं जानते हैं तो उस सभ्यता को हम लोग सब नहीं मानेंगे। आज जितनी भी भारत में लेखन की शैलियाँ चलन में है, सबकी सब क्या है, प्राचीन लिपियों से ही विकसित हुई हैं। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। हम हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका मूल संबंध, एक लिपि के अंदर हजार भाषाएं होती हैं, तो पहले लिपियों का ही इस्तेमाल होगा, फिर लिपि से भाषा बनी होगी। तो आज हम लोग जितने भी भाषा का उपयोग करते हैं, उसका जो मूल संबंध होगा वो प्राचीन काल से ही होगा, और वह कई सदियों में विकसित हुई होगी। फिर है विविधता में एकता, यानी अनेकता में एकता। तो विभिन्न रेस यानी प्रजाति और जनजातीय समूहों के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफी रोचक है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हून, तुर्क आदि ने भारत को अपना, मतलब कुछ आए जो भारत पे आक्रमण किए, भारत को लूटे, फिर वापस चले गए। लेकिन कुछ ही जो थे, जैसे कि आर्य थे, उसके बाद ग्रीक, इंडो आर्य जो थे, उसके बाद सीथियन आए, हून, तुर्की, इन्होंने क्या किया कि भारत को ही अपना
घर बना लिया और भारत में ही निवास किया, यहीं शासन किया। हर जनजातीय समूहों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला और शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। ये सारे जो लोग थे, इनकी संस्कृतियों के लक्षण इसी तरह गुथे हुए हैं। आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक की तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है। आर्यों को उत्तर में वैदिक, यानी आर्य को उत्तर में वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़, ठीक है, तमिल को संस्कृत से जोड़कर देखा जाता है। आर्य से पहले संस्कृत को दक्षिण में द्रविड़ और तमिल को संस्कृत से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई सांस्कृतिक शब्द भी पाए जाते हैं। ये शब्द जो है वो प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले संगम साहित्य सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथों में से एक है। तो उसमें भी पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द मिले। संस्कृत बहुत पुराना है, तो संस्कृत का भी शब्द मिला है संगम साहित्य में, जो कि 300 से 600 तक में, मतलब इतना के बीच में प्रयोग, ईसा पूर्व के बीच में प्रयोग किए जाते थे। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित हुई और विकसित विचार और संस्थाओं को दर्शाने वाली भाषा थी। आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों ने इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण, आर्य से पहले भी जो रहने वाली जनजातियां थी, उन्होंने भी अपना जो योगदान है भाषाओं में बहुत दिया। इस क्षेत्र के लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। मतलब आर्य से जो पहले आए हुए थे जनजाति, वो लोग क्या बोलते थे? मुंडा बोलते थे भाषा, और कोलारियन भाषा बोलते थे। इंडो आर्य भाषा में प्रयुक्त कपास, नौकायान, खुदाई, डंडा आदि जैसे शब्दों को भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया। मतलब मुंडा भाषा का ही ये सब शब्द है। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों में मुंडा के कई क्षेत्र मिले। छोटा नागपुर के पठार में मुंडा जनजातियों के कई क्षेत्र मिले हैं, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में जो है वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इंडो आर्यन शब्द में कई द्रविड़ शब्द भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है, द्रविड़ जो कि दक्षिण में बोली जाती थी, ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतना ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जाती है। मतलब वैदिक भाषा की जो ध्वनियां हुई या शब्दों की जितनी व्याख्या है, वो मुंडा संस्कृति के प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतना ही जितना कि द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव पे की जा सकती है। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, किंतु इन सभी धर्म संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य कर, मतलब एक दूसरे से उन्होंने आपसी संबंध अच्छे से स्थापित कर लिए, संवाद स्थापित कर लिए। भारतवासी बेशक विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हो, लेकिन उनकी नियत जो जीवन शैली हुई वो क्या है? समान है। उसके बाद है हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता, मतलब अंदर में जो गहरी एकता को दर्शाता है हमारा देश। यहाँ अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया। भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से भली भांति मतलब प्रायद्वीपीय जो भारत के बीचों बीच का भाग हुआ, जो दक्षिण एरिया से मतलब उत्तर की ओर है, वो प्रायद्वीपीय भाग हुआ भारत का।
तो इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्ट थी। हालांकि इसके भीतर कई राज्य हैं, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे, और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित, मतलब उस प्रदेश का पहचान विकसित किया। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे देश का जो नाम है वो शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के नाम पर ही, मतलब आर्य का इतना प्रभाव था कि बहुत सारी जनजातियां थी, या प्रायद्वीपीय कह लीजिए पूरे भारत में, लेकिन उनका प्रभाव इतना था, इतने शक्तिशाली संस्कृति थी उनकी, जिस वजह से आर्यों के नाम पे हमारे भारत का जो प्राचीन नाम था आर्यवर्त, तो वो आर्यों के नाम पे था। तो आर्यवर्त का जो अभिप्राय उत्तर और केंद्रीय भारत से था, यानी उत्तरी, और जो केंद्र भारत का जो बीचों बीच वाला हुआ, वहां तक इनका फैलाव था, यानी जिसका फैलाव पूर्वी से पश्चिमी समुद्र तक था। भारत का दूसरा नाम क्या था? तो भारत का पहला नाम आर्यवर्त हो गया, दूसरा जो नाम हुआ वो हुआ भारतवर्ष या भारत भूमि। तो उसमें क्या उसके बाद क्या है कि ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या, यानी ऋग्वेद में प्राचीनतम वेद है, और महाभारत जो महाकाव्य है में ये भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है। लेकिन महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में भी भारतवर्ष की चर्चा, यानी इन दोनों में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन महाभारत और जो गुप्त काल का उत्तरवर्ती काल हुआ उसमें भी, उसके भी संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा की गई है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था, और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए, गुप्त काल के बाद क्या हुआ, भारत के लिए भारतवर्ष इस्तेमाल किया जाने लगा। भारतीय या भारतवासी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं, यानी भारतवासी जो था वो गुप्त पीरियड का जो ग्रंथ हुआ उसके बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल किया गया भारतवासी जैसा जो शब्द हुआ। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। जो हिंदू था वो बना सिंधु से, आगे पढ़ेंगे। तो हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया था। और ईरानी भाषा में क्या होता था कि सा बदलकर हा हो जाती थी। ठीक है, ईरानी भाषा में जो शिलालेख लिखा गया उसमें जितना भी शाह शब्द है वो शाह शब्द को हा बना दिया इन्होंने, तो यानी यह सिंधु के नाम पे बन गया ये हिंदू। तो ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंडस जो रिवर है पर स्थित एक जिले के रूप में है, इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इनका संबंध ना ही धर्म से था और ना ही किसी समुदाय से था। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते। हमारे जो पूर्व कवि हुए या दार्शनिक या लेखक जो भी हुए, तो वो एक अखंड इकाई के रूप में किसको देखते? भारत को। तो भारत को वो बताते हैं कि वो हिमालय से लेके समुद्र के तट तक वो फैला हुआ एक विस्तृत साम्राज्य है, जिन राजाओं ने हिमालय से केप कोमरिन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में हिंदू से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी बहुत प्रशंसा की गई। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन यानी पूरे जो भारत पे अच्छे अपना साम्राज्य फैला ले, उन्हें क्या कहा जाता था? उनकी खूब प्रशंसा की जाती थी, तारीफें की जाती थी, और उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई है, यानी राजनीतिक जो एकता है वो सिर्फ 2 बार स्थापित हुई है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने तुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार, अशोक के टाइम में सबसे ज्यादा भारत का विस्तार किया गया था। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक मिलते हैं।
फिर 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त, यानी दो, एक हो गया अशोक जिनका जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान तक मिलता है, और दूसरा जो है वो समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की, यानी उन्होंने उत्तर में गंगा और दक्षिण में तमिल भूमि तक की विजय यात्रा, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार समुद्रगुप्त के टाइम में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। 7वीं शताब्दी में चालुक्य के जो राजा हुए पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। मतलब उत्तर भारत के उस वक्त के जो राजा थे हर्षवर्धन, तो उन्हें किसने हराया? तो चालुक्य जो राजा थे पुलकेशिन, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त के राजा। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोवेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। मतलब कितना भी होता था, कमजोर राजनीतिक एकता थी, फिर भी भारत का जो ढांचा था, राजनीतिक ढांचा, वो एक सूत्र में था। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया है, और विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वाले मतलब इसी का इंग्लिश वर्ड है ये, इंडस के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए, और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया, यानी सिंधु से बना हिंदू, और इसी के नाम पे पूरे देश का नाम हो गया। और हिंद या हिंदू शब्द सिंधु से लिया गया है। इसी आधार पर इस देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया, जो कि ग्रीक शब्द के काफी करीब है। पारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया, यानी हिंद जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हिंद शब्द जो है वो फारसी या अरबी भाषाओं और अरबी भाषाओं के में इंडिया को हिंद कहा गया है। और उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर, यानी उत्तर कुषाण काल जो था उसमें ईरानी शासकों ने सिंध का जो क्षेत्र हुआ, सिंध नदी का जो क्षेत्र हुआ, उसमें जीत हासिल किया, और उसका नाम क्या रख दिया? तो हिंदुस्तान नाम रखा। तो ये बेसिकली आर्यवर्त से लेकर हिंदुस्तान नाम तक का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। किस तरह कैसे नाम पड़ा इसका, भारतवर्ष कैसे पड़ा, या इसका नाम इंडिया क्यों रखा गया, हिंदू कैसे शब्द आया, तो ये ईरानी शब्द था। तो इसी तरह से इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कुछ चीज़ तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये सब चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।